सबसे पहले लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एनी कंफ्यूजन फ्रॉम लास्ट क्लास? But in last class we had taken up quantum numbers. अभी हो तो जाएगा, लेंस हो रहा होगा थोड़ा अच्छी है। बेटा हमने लास्ट क्लास में क्वांटम नंबर्स किया। हमने कहा क्वांटम नंबर इज बेसिकली सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पड़ा है, उसकी स्पेस क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, एनर्जी क्या है, स्पिन क्या है, उसको चेक करने के लिए क्वांटम नंबर टर्म को डेवलप किया गया। क्वांटम नंबर में हमने कहा जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर में आप वैल्यूज लिखते हैं, लिमिटेशंस लिखते हैं, ये वैल्यू परमिटेड है, ये वैल्यू परमिटेड नहीं है, वो सारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की आउटकम है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वजह से उन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज आई है। लास्ट क्वांटम नंबर जो है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड क्वांटम नंबर है, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एंट्रेंसेस में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट एन आउटकम ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आउटकम नहीं है। फिर हमने कहा पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इन तीनों क्वांटम नंबर का पर्पस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिटल को डिफाइन करना है। फोर्थ क्वांटम नंबर का पर्पस स्पिन को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के किस फीचर को बताता है? साइज, डिस्टेंस और एनर्जी। तो अगर कोई कहे साइज डिपिक्ट कौन करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी डिपिक्ट कौन करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब डिस्टेंस में भी 2 चीजें होती है, एक एग्जैक्ट मेजरमेंट और एक ज्यादा या कम। तो स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ज्यादा और कम बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे, इतने एंगस्ट्रॉम पर है। हम ये कह रहे हैं कि जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी है उसका डिस्टेंस बड़ा है, उसका साइज बड़ा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमें सब शेल ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम बताती, इन एन शेल बताती हैं। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट शेल को के शेल, एल शेल, एन शेल, एम शेल कहा जाता है, तो हमारे पास सब शेल की क्वांटिटी एन है और शेल का नंबर जो है वो एन है। इसी तरह से हमने ये सारी चीजों को डिफाइन किया। फिर हम पहुंचे एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। हमने कहा ये बहुत सिग्निफिकेंट क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यूज हमें कई चीजें बताती है, बट सबसे पहली चीज शेप ऑफ ऑर्बिटल बताती है। तो अगर कोई आपसे पूछे हाउ इट एक्सप्लेन्स शेप ऑफ ऑर्बिटल, सो योर आंसर विल बी नोडल प्लेन, क्योंकि इसकी वैल्यू एंगुलर नोड इंडिकेट करती है, क्योंकि इसकी वैल्यू नोडल प्लेन इंडिकेट करती है, इसलिए ये शेप ऑफ ऑर्बिटल इंडिकेट करता है। तो हमने कहा नोड होती क्या चीज है? हमने कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी है, तो नोड वो जगह होती है जहां पर वेव एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नोड इज अ पॉइंट वेयर वेव डज नॉट एग्जिस्ट। सो एंगुलर नोड इज अ पॉइंट और अ प्लेन where there is no probability of finding electron in the space. तो हमने कहा L की वैल्यू 0 means no nodal plane, orbital remains spherical. L1 means p orbital dumbbell shape, 2 means d orbital double dumbbell shape, 3 means triple dumbbell shape orbital. तो हमारे पास L की परमिटेड वैल्यूज है 0 to n-1। n और L कभी बराबर नहीं होंगे और L कभी भी बड़ा नहीं होगा। इस पर क्वेश्चन क्या है एंट्रेंस में? नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। तो जहां भी L की वैल्यू n के बराबर लिखी है, जहां भी L की वैल्यू n से बड़ी लिखी है, वो वैल्यू गलत है। तो जब भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर पर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं।
सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही। हमने कहा कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही, तो उसकी रीजनिंग कहां से आती है, यहां से आती है। इफ समवन विल आस्क यू व्हाई 2D डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज 2D बनाने के लिए n और l दोनों को 2 होना पड़ेगा और n और l परमिटेड नहीं है। इसी तरह 3f बनाने के लिए n और l को 3 होना पड़ेगा। अब अगर मैं फर्स्ट शेल में 1p लिख दूं तो इसका मतलब n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, नॉट परमिटेड, राइट। तो मुझे कैसे पता इस शेल में p लिखना है या नहीं लिखना है, ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। इसके बाद हम आए कि इस क्वांटम नंबर ने शेप को बता दिया। हमने कहा इस क्वांटम नंबर की मदद से एक सब शेल में ऑर्बिटल कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो कैलकुलेट करेंगे और उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। हमने कहा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई है। एल की वैल्यू एक ऑर्बिटल के लिए वेल डिफाइंड है, फिक्स है। ऑल एस सबशेल 0, ऑल P1, ऑल D2, ऑल F3, और इस फॉर्मूले में n नहीं है, सिर्फ l है। इसका मतलब s चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, p चाहे 2p हो, 3p हो, 4p हो, उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स रहेगी, राइट। व्हाई आई एम फोर्सिंग ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि ये क्वेश्चन एंट्रेंस में बहुत प्रोमिनेंट है और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh अपॉन 2 पाई लगाओ या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई लगाओ। अगर मैंने SPDF मेंशन कर दिया तो मैं ऑर्बिटल पूछ रहा हूं, ऑर्बिटल पूछूंगा तो ये लगाऊंगा। अगर मैं सेकंड शेल थर्ड शेल पूछ रहा हूं तो सिर्फ शेल पूछ रहा हूं तो वहां पे मैं NH अपॉन 2 पाई लगाऊंगा। तो मुझे फॉर्मूले में यही चीज ढूंढनी है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है तो NH अपॉन 2 पाई और ऑर्बिटल का है तो रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक रेडियल नोड डिस्कस किया। हमने कहा रेडियल नोड एक डिस्टेंस r पे अपीयर होती है और वो सिमिलर शेप ऑर्बिटल्स को अलग अलग शेल में डिस्टिंग्विश करने के काम आती है, राइट। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? एनी क्वेरी फ्रॉम ऑनलाइन सेक्शन? नहीं है, चलिए लिखिए अगला क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा इसको सिंपल m भी लिखते हैं और m टू द बेस l भी लिखते हैं। बेटा m जो है वो ओरिएंटेशन बताता है, तो m की दो रिप्रेजेंटेशन है, m विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ l, m विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ s। s का मतलब स्पिन की ओरिएंटेशन और l का मतलब ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, राइट। तो m की वैल्यू जो है वो ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करती है। जब खाली m लिखा है तो ओरिएंटेशन सिग्निफिकेंट किसकी है? ऑर्बिटल की, क्योंकि s तो हम स्पिन को लिख ही रहे हैं, लेकिन m इट इंडिकेट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या था? हमने लास्ट क्लास में ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया, मैंने ये एक नोडल प्लेन लगाया। ये कैसे हो सकता है कि नोडल प्लेन सिर्फ ये भी तो हो सकता है इधर से लगा देता, ये भी तो हो सकता है मैं इधर से लगा देता। हमने कहा एक स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल है, एक नोडल प्लेन है, ऐसे लगाना है। ऐसे लगाऊंगा तो एक लोब लेफ्ट पर आएगा, एक राइट पर आएगा। अगर ऐसे लगाऊंगा तो एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा। ऐसे लगाऊंगा तो एक फ्रंट पे आएगा, एक बैक पर आएगा। सो देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ असाइनिंग अ नोडल प्लेन। इट हाँ जी, इनफाइनाइट कैसे होगा? मतलब एक नोडल प्लेन लगाना है तो एक एक्सिस तो डिफाइन करूंगा ना। अगर मैं एक आपके पास नोडल प्लेन लगा रहा हूं,
मैं नोडल प्लेन ऐसे लगाऊंगा तो नोडल प्लेन सेंटर से होकर क्रॉस होगा, तो एक वेल डिफाइंड एक्सिस में ऑर्बिटल बनाएगा। तो नोडल प्लेन न्यूक्लियर एक्सिस से होकर जाना है, मैं लेफ्ट राइट से तो भेज नहीं सकता, न्यूक्लियर एक्सिस से भेजूंगा तो सेंटर से भेजूंगा। सो देयर आर 3 ओनली पॉसिबिलिटीज नोडल प्लेन की, इसलिए पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है। व्हाई देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन पी सब शेल? Because these type of nodal planes possible is 3. It will create x-axis, y-axis, z-axis for dumbbell shape orbitals. लिखिएगा, it explains orientation of orbital around nucleus along a well-defined axis, तो बेसिकली ऑर्बिटल के साइज को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ऑर्बिटल की शेप को एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, और ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। क्वांटम नंबर्स का यूज था ऑर्बिटल को डिफाइन करना। क्वांटम नंबर को लाया गया ऑर्बिटल को स्पेस में एक्सप्लेन करने के लिए। आफ्टर डी ब्रॉगली और हिसेनबर्ग हमने पार्टिकल नेचर से ज्यादा बड़ी वेव नेचर को माना, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में वेव नेचर को समझाने के लिए हमने ऑर्बिटल के कंसेप्ट को दिया, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हमने कहा इस ऑर्बिटल की साइज, शेप और ओरिएंटेशन बड़ी और छोटी होगी, शेप कैसी होगी और उसका एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन क्या होगा, ये समझने के लिए क्वांटम नंबर चाहिए। छोटी या बड़ी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, डम्बल या स्फेरिकल है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो एक्चुअल ऑर्बिटल क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या डम्बल शेप या साइज? एक्चुअल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। व्हेन यू राइट पी ऑर्बिटल मींस px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। जब खाली p लिखते हो तो सबशेल होता है, जब p के सब्स्क्रिप्ट में कुछ लिखते हो तो ऑर्बिटल होता है, जब खाली d लिखते हो तो सबशेल होता है, जब d के सब्स्क्रिप्ट में xy, xz, yz लिखते हो तो ऑर्बिटल होता है। इसका मतलब ऑर्बिटल के लिए ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास m जो है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। So values of m means number of orbitals, right? तो हमने कहा अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल फॉर एन एटम, तो वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ l आर पॉसिबल, हाउ मेनी सबशेल्स आर पॉसिबल। तो जब मैंने m पूछना है, बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन में कितनी वैल्यूज हैं m की, तो मैं ऑर्बिटल्स पूछ रहा हूं, सबशेल्स नहीं पूछ रहा हूं। हमने लास्ट क्लास में भी ये समझा था, ये वाला हमने कहा L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0। एक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए चारों वैल्यू सेम है,
एक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1 सेम है, बट केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए सेम नहीं है, क्योंकि एल की वैल्यू 1 सेकेंड सेल की है, ये एल की वैल्यू 1 थर्ड सेल की है, ये एल की वैल्यू 1 फोर्थ सेल की है। तो मैं एल को इंडिपेंडेंट नहीं देख रहा हूं, खाली 1 लिखा है तो मैं बोलूंगा कोई पी सब शेल है, कौन सा है उसके लिए एन पता होना चाहिए। N2 के लिए L1 है तो वो 2p है, N3 के लिए L1 है तो 3p है, N4 के लिए L1 है तो 4p है। तो ये L1 इस L1 से बड़ा है क्योंकि ये फोर्थ सेल में आया है, ये L1 सबसे छोटा है क्योंकि ये सेकंड सेल में आया है। समझ गए बात को? बच्चों से गलती कहां होती है कि मैथमेटिकली ये सारे 1 ही तो लिखे हैं, एक ही चीज है, लेकिन L इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, वो N पे डिपेंडेंट है। तो मेरे लिए L1 तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक N नहीं बताया, मैं उसे कंप्लीट तब समझूंगा जब N भी पता होगा, राइट। इसी तरह मेरे पास M का मतलब कोई भी वैल्यू मैं लिख सकता हूं, लेकिन अगर मुझसे पूछा हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ M आर पॉसिबल, तो मैं कहूंगा वो डिपेंड करता है L पे, क्योंकि वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो वैल्यूज ऑफ M डज नॉट मीन्स मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, इट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। लिखिए, its values depend upon values of L, इसकी वैल्यूज L पर डिपेंड करती हैं। कैसे करती है? M की वैल्यू -L से +L तक रेंज करती है। M की वैल्यू कौन सी परमिटेड नहीं है? ग्रेटर देन L। कौन सी परमिटेड नहीं है? फ्रैक्शनल। तो अगर आपके पास M की वैल्यू कहीं पर फ्रैक्शन में दी है या M की वैल्यू L से बड़ी दी है मैग्नीट्यूड वाइज, अगर M L से बड़ी दी है तो परमिटेड नहीं है। तो मेरे पास अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 1 है तो M की 3 वैल्यूज हैं -1, 0 एंड +1। अगर L की वैल्यू 2 है तो M की 5 वैल्यूज हैं -2, -1, 0, +1, +2, राइट। ध्यान दीजिएगा, जरा रुक जाइए, बाद में लिख लीजिएगा। ये S है तो ये S है, ये P है तो ये PY, ये PZ, ये PX, ये D है तो ये DXY, XY, ये DYZ, ये DZ², ये DXZ और ये DX² -Y²। अब एक मैथ्स अप्रोच वाले स्टूडेंट के लिए M0, M0, M0 सेम है, पर क्या मेरे लिए सेम है? नो। एक जगह मैं इस M0 को S बोल रहा हूं, एक जगह इस M0 को मैं PZ बोल रहा हूं, और एक जगह मैं M0 को DZ² बोल रहा हूं, है तो 0। अगर मैं मैथमेटिकल क्वांटिटी देखूं, मैं वैल्यू देखूं, तो वो सेम है, 0 है तो 0 है, लेकिन वो 0 इंडिपेंडेंट नहीं है, वो यहां से डिराइव किया है, SPD से डिराइव किया है। तो M की वैल्यू -1 P में PY है, D में वो DYZ है। PM की वैल्यू +1 P में PX है, लेकिन D में वो DXZ है। तो मेरे पास M की वैल्यूज जो है वो ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करती हैं, ओरिएंटेशन को इंडिकेट करती हैं, एक्सिस को डिफाइन करती हैं। अब अगर मैं M ये वाला ले रहा हूं -2, -1, 0, +1, +2,
मैथमेटिकली इसमें सारे आ गए, isn't it? -2 से +2 में सारा आ जाएगा, -1 से 0 भी आना, 0 भी आना। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन 3 कॉम्बिनेशंस में कितनी वैल्यूज ऑफ m पॉसिबल है, सो डोंट से दीज 5 5 3 8 1 9, क्योंकि ये सारी वैल्यूज अलग अलग है। m की वैल्यू 0, s के लिए भी 0 है, p के लिए भी 0 है, d के लिए भी 0 है, लेकिन m 0 न्यूक्लियर एक्सिस होता है, स्फेरिकल ऑर्बिटल में एक्सिस डिफाइन नहीं होता है, डंबल में z एक्सिस डिफाइंड है, डबल डंबल में स्क्वायर फंक्शन आ जाएगा, और जब ट्रिपल डंबल होगा तो क्यूब फंक्शन आ जाएगा, एफ जेड क्यूब हो जाएगा। तो s ऑर्बिटल में 0 s ऑर्बिटल है, p में 0 pz है, d में 0 dz स्क्वायर है। नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, समझ में आई आपको? तो यही चीज हमने ऑर्बिटल की अंडरस्टैंड करनी है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज अगर कोई पूछता है, कोई आपसे पूछे हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, आई एम श्योर आप सभी सही बताएंगे, लेकिन वो पूछे हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम आर पॉसिबल फॉर अ सर्टेन सेटअप, तो पॉसिबिलिटी है एक मोमेंट के लिए आप उलझ जाएंगे। आप उसे मैथमेटिकल नोशन लेंगे या नंबर ऑफ ऑर्बिटल लेंगे, वो टाइम फ्रेम होगा जो आपको सोच दिलवाएगा। इसलिए आपको ये चीजें कम से कम 3 बार पढ़नी है, ये मेरा तजुर्बा कहता है, अदरवाइज आप गलती करेंगे ही करेंगे। राइट, लिखिए आगे। इट एक्सप्लेन्स Zeeman and Stark effect. हमारे पास जीमैन और स्टार्क इफेक्ट को अगर कोई चीज समझाती है तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। जीमैन और स्टार्क इफेक्ट क्या है वो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में लिख लिया था। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन फाइन लाइंस व्हेन स्पेक्ट्रम इज स्टडीड अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंडर है तो उसे जीमैन इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। लिखिएगा, all orbitals of a particular subshell have same energy and they are known as degenerate orbitals, and they are known as degenerate orbitals। एक सबशेल की जितनी ऑर्बिटल्स होती हैं उन सब की एनर्जी बराबर होती है और उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? As
they have same size and same number of angular nodes. बेटा इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, इसीलिए रेस्ट स्टेट में उसकी एनर्जी जीरो होती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस डिफाइन करता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस डिसाइड करता है। अब डिस्टेंस और अट्रैक्शन दो चीजों पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस डिपेंड करती है एन पर और आपके पास अट्रैक्शन डिपेंड करती है एल पर। नोडल प्लेन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वहां पर ना होना, इसी को एंगुलर नोड बोलते हैं। नोडल प्लेन और एंगुलर नोड मींस इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। अब आपको मैं कोई चीज समझा रहा हूं और आपका ध्यान कहीं और है, तो क्या फीलिंग आएगी मुझे कि आप मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं आएगी। घर में सब जगह ऐसा ही होता है, मम्मी पापा आपको कुछ समझा रहे हैं और आप अपने पेन में उधड़ पड़ रहे हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है, प्यार आता है? गुस्सा ही आता है, क्योंकि उन्हें लगता है मेरी बात सुन ही नहीं रहा, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप ही नहीं हुई न्यूक्लियस के बीच। तो वही चीज ऑर्बिटल के साथ है। जिस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन ज्यादा है वहां न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाती है। पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आप यही पढ़ रहे होते हैं। एस ऑर्बिटल में 0 नोडल प्लेन है, सबसे नजदीक है। पी ऑर्बिटल में 1 नोडल प्लेन है, उससे दूर है। डी ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन है, उससे दूर है। एफ ऑर्बिटल में 3 नोडल प्लेन है, सबसे दूर है। सबसे पुअर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी और एफ पर होती है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज इनसिग्निफिकेंट और नॉन एक्सप्लेनेबल होती है। इसलिए आपको डी और एफ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और आप एज अ स्टूडेंट परेशान हो रहे होते हैं, इतना रटू कैसे। पर टीचर कह रहा था मजबूरी है मेरी, मैं समझाऊं कैसे, क्योंकि डी और एफ को न्यूक्लियस ने पकड़ा ही नहीं, तो उनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कैसे करूं, बाइंड नहीं कर पा रहा हूं। दे कैन बिहेव एज सराउंडिंग्स, राइट। वही बच्चा सराउंडिंग में बहता है जिसपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो डी एंड एफ ऑर्बिटल बच्चे की तरह है, न्यूक्लियस पकड़ ही नहीं पा रहा है, तो सराउंडिंग से कोई एटम आ रहा है जैसे मर्जी खेल ले रहा है। तो डी और एफ के बारे में मैं सर्टेन कैसे हो जाऊं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइनाइट नहीं है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय साइज एंड ऑर्बिटल नोडल प्लेन्स। तो ये सारे एक सब शेल में सेम रहते हैं। तो जब आप एस पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, लेट से ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास पी की एक ऑर्बिटल है। स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं हम, जनरली ऐसी ऑर्बिटल को वाई एक्सिस कह देते हैं ना। सो लेट से इट इज मेरे पास ये दूसरी ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल को हमने एक्स एक्सिस कह दिया। ऑनलाइन वाले बताएंगे जरा ग्रीन कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ जी, कुशा दिख रहा है ग्रीन कलर ये? ओके, तो मेरे पास ये तीसरी ऑर्बिटल है, पीजेड ऑर्बिटल है। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स की शेप सेम, तीनों ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ नोडल प्लेन सेम है। ये तीनों ऑर्बिटल न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंट है, इसलिए तीनों की एनर्जी बराबर है, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में। आप सभी जानते हैं स्फीयर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस वाले को भी उतनी ही फोर्स मिल रही है, वाई एक्सिस वाले को भी उतनी ही फोर्स मिल रही है, जेड एक्सिस वाले को भी उतनी ही फोर्स मिल रही है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर सेम,
number distance from the nucleus is same, so these orbitals have same energy. तो जब एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से 2p से जंप करता है और वो ग्राउंड शेल में आता है 1s में, तो तीनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए सिंगल फोटोन अपीयर होता है। अब आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, मैं यहां पे मैग्नेट लगा रहा हूं, तो मैं या तो ऐसे लगाऊंगा, या मैं ऐसे लगाऊंगा, या मैं ऐसे लगाऊंगा। तो मैग्नेट एक एक्सिस पर आएगी, तीनों पर नहीं आएगी। और जब वो एक एक्सिस पर आएगी तो इन ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी खत्म कर देगी। अब ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्मॉलर लेवल्स में डिवाइड हो गए, नहीं पता कौन सी लेवल पर गई। वो डिपेंड करेगा आप मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस पे लगाएंगे। जिस एक्सिस पे लगाएंगे उसको अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा मिलेगी और दूसरे को कम मिलेगी। तो इन तीनों की एनर्जी जो बराबर थी वो छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो इन छोटे हिस्सों से जंप करेगा। बोर कहते हैं ओवरऑल एनर्जी तो कंजर्व ही रहनी है, तो जितनी एनर्जी यहां आ रही थी वो एनर्जी यहां पर होगी, लेकिन अब उसकी वैल्यू हर फोटोन की इससे कम होगी। इसलिए जो सिंगल फोटोन एमिट हो रहा था वो 3 फोटोन्स में डिवाइड हो गया, तो सिंगल लाइन 3 फाइन लाइंस में डिवाइड हो गई। राइट, लिखिएगा अगली लाइन, फिर इसको ड्रॉ करेंगे। When electric and magnetic field are applied, when electric and magnetic fields are applied, then degeneracy is lost. And electronic transition follows. Small jumps which appear as fine lines. बेटा मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर इस ढंग से पढ़ाना चाह रहा हूं कि आप जो है वो डी और एफ पढ़ते हुए या एस पी पढ़ते हुए कोई मेलाइन फीलिंग ना रखें केमिस्ट्री को लेकर कि भाई ये क्या हो रहा है। राइट, मजबूरी है केमिस्ट्री की कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पढ़ा रहे हैं जहां पर बिहेवियर ऑफ एटम मेरे हाथ में नहीं है। एटम खुद बिहेव कर रहा है, मैं उसके बिहेवियर पे कमेंट कर रहा हूं। कई बार स्टूडेंट को लगने लगता है जब डी ब्लॉक पढ़ाते हैं हम, सर इतने सारे रीजन है, रीजन तो हैं पर इतने सारे रीजन है, इनको याद कैसे करें। राइट, अगर मैंने अपने इंटेलेक्ट को बड़ा करना है तो हर जगह मुझे याद करना ही होता है, चाहे वो आप किसी भी लेवल पर चले जाए। यू हैव अ रीजन बट यू हैव टू रिमेंबर इट दैट दिस इज द रीजन। राइट, तो हमारे पास वो रीजन की वजह जहां से आती है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मजबूरी होती है 11th वाले टीचर की कि उसने डी और एफ पढ़ाया नहीं, वो यहां कैसे बोल दे। ड्रॉपर में तो बोल सकता हूं ना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एवरीथिंग। राइट, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आई क्यों एस और पी की प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए हम कंफर्टेबल होते हैं और डी और एफ की प्रॉपर्टी पढ़ते हुए हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि डी और एफ में नोडल प्लेन ज्यादा है, वहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट बड़ा है। तो एस और पी में अलग बिहेवियर है, डी और एफ में अलग बिहेवियर है। तो जब मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं तो स्पेक्ट्रल लाइन फाइनल लाइन में इसलिए टूटती है क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी लॉस्ट हो जाती है और एक बड़ी जंप छोटी छोटी जंप्स में कन्वर्ट हो जाती है।
नोट कीजिए। आपने खाली पेज, आज हो गया। नेक्स्ट लिखिए स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से भी डिनोट करते हैं और एम विद सब्सक्रिप्ट एस से भी डिनोट करते हैं। देखिए, it is the combination of two factors. Direction of spin and spin value of electron. थोड़ा जो हम स्पिन वैल्यू लिखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर लिखते हैं, वहां पर आपके पास पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स क्लॉकवाइज स्पिन एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन मोशन हैं, सबको स्पिन वैल्यू दिया है और इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैल्यू हाफ है। इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो आपके पास प्लस हाफ और माइनस हाफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बताते, प्लस और माइनस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताते हैं, और हाफ जो है वो स्पिन वैल्यू देता है।
how much magnetic force will be developed when this charged particle will oscillate or rotate. Right? यही चीज मैंने डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं की है. प्लस हाफ और माइनस हाफ जब आप 11th में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है प्लस हाफ मीन्स क्लॉकवाइज स्पिन एंड माइनस हाफ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. लेकिन एक्चुअली हाफ साथ में नहीं लगता. हाफ जो है वो स्पिनिंग मोशन है और प्लस और माइनस ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन है. तो अगर मेरे पास कोई भी स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पूछे तो वो हाफ है. डायरेक्शन ऑफ स्पिन पूछे तो प्लस हाफ और माइनस हाफ है. तो इसकी मदद से मैं टोटल स्पिन निकाल सकता हूं. टोटल स्पिन ऑफ एन एलिमेंट और आयन. टोटल स्पिन की वैल्यू कैपिटल एस लिखी जाती है. ये n इंटू प्लस हाफ माइनस हाफ होती है. इसमें n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस स्पिन के साथ भी हो सकते हैं, माइनस स्पिन के साथ भी हो सकते हैं. तो इसको n इंटू प्लस माइनस हाफ लिखते हैं. और आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू रूट ऑफ s इंटू एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई. तो एंगुलर मोमेंटम की आपके पास तीन अलग फॉर्मूले हो गए. एक शेल का एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम और एक स्पिन का एंगुलर मोमेंटम. क्लियर हो गया? सो इसके साथ क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं. क्वांटम नंबर के बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स. इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स कुछ पूछ रहा? इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स में आपके पास आते हैं तीन रूल. ऑफ-बो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हाँ जी, आप बता रही हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या होता है? जो आइडिया हो. उड़ता उड़ता किसी को नहीं आता होता. इन सबसे पूछता हूँ, रोज पूछता हूँ, ये बताते नहीं है. आधी आधी लाइन बताते हैं. आज आप आए तो मैं आपसे स्टार्ट कर देता हूँ. क्या लिखते हैं ये? राइट, डिजाइन ऐसे वाला है. डिजाइन तो ऐसे वाला है, पर ये डिजाइन बता क्या रहा होता है? ये एनर्जी बताता है ना? तो ऑफ-बो प्रिंसिपल एनर्जी की फीलिंग का रूल है. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी का रूल है. और हंट्स रूल एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है. बड़े सिंपल वर्ड्स में ना, डेफिनेशंस कुछ भी. ऑफ-बो प्रिंसिपल बताता है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के अरेंजमेंट में कैसे लगाना है. लोअर एनर्जी पहले आनी है, हायर एनर्जी बाद में आनी है. तो ऑफ-बो प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स की एनर्जी का रूल है. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनको कैसे बिठाना है, ये रूल है. हंट्स रूल कहता है कि एक सबशेल में मल्टीपल काइंड्स ऑफ ऑर्बिटल होती हैं, तो उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करना है. दीज आर द थ्री रूल्स ऑफ बो पॉली हंट्स. राइट, लिखिएगा. इसको नोट्स की फॉर्म में लिख लो. 1 2 3 4. कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, आपके थॉट के लिए लिखवा रहा हूं कि किसको कैसे देखना. ऑफ-बो प्रिंसिपल, ऑफ-बो प्रिंसिपल explains energy of orbitals and filling of electrons
and filling of electrons in the increasing order of energy. This rule is also known as N plus L rule और बोहर-बरी रूल. अब केमिस्ट्री का अच्छा स्टूडेंट होने के कारण मेरे को जब कोई कहता है बोहर में गलतियां थी मुझे गुस्सा सा आ जाता है, लगता है यार इतना ग्रेट आदमी. ऑफबो प्रिंसिपल ने पीरियोडिक टेबल बनाया और ऑफबो प्रिंसिपल किसने लाया? बोहर ने लाया, राइट? सो हाउ इट इज पॉसिबल कि बोहर को कुछ पता ना हो? हाँ, जब उसने अपना मॉडल दिया तो उसे उस टाइम के हिसाब से बेस्ट पता था, राइट? क्लियर है? ऑफबो मस्ट नो देयर इज नो नेम. ऑफबो इज अ टर्म. ऑफबो का मतलब है ढेर लगाना, पाइलिंग करना. इसलिए ऑफबोज प्रिंसिपल नहीं बोलते, ऑफबो प्रिंसिपल बोलते हैं. ऑफबो इज अ पाइलिंग अप इलेक्ट्रॉन्स का ढेर कैसे लगाना. अब इलेक्ट्रॉन का ढेर कैसे लगाना है? इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लगाना है. अब एनर्जी बताओ तो सही लगाऊं कैसे? n प्लस एल से लगाओ. सो दीज आर द 3 स्टेप्स. पहला स्टेप कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन्स की पाइलिंग करनी है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, तो मुझे ऑर्डर ऑफ एनर्जी चाहिए. ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे आएगा? n प्लस एल रूल से आएगा, जिसे बोहर-बरी रूल कहते हैं, जिसे आप वो डिजाइन में बनाते हैं. वो डिजाइन ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक लाइन के अक्रॉस n प्लस एल सेम आ रहा होता है. वो कोई डिजाइन नहीं बना रहे हो, याद रखने का एक तरीका है. जब मैं ऑफबो प्रिंसिपल का वो डिजाइन बनाता हूं, 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 4p, 3d, 4d, 4f. तो मेरे पास n प्लस एल मुझे लिखना होता है. यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 6 है. ऐसे आ रहा होता है. तो हम लाइन लगाते हैं जिनकी n प्लस एल वैल्यूज है, क्योंकि लोअर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी, इसलिए ऐसे एरो लगाते हैं, राइट? हमारे पास एक पर्टिकुलर एरो के साथ जो ऑर्बिटल आप लिखते हैं उसकी n प्लस एल वैल्यू सेम होती है, इसलिए ऐसा लिखते हैं, राइट? हमारे पास इसको याद रख पाए इसलिए ऐसा पैटर्न बनाया गया, और कोई वजह नहीं है. ऑफबो प्रिंसिपल कहता है ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n plus l has lower energy and it should be filled first. If any two orbitals have same value of n plus l, then size or distance will decide, so n will decide. अगर n plus l सेम आता है तो n डिसाइड करेगा. लिखिएगा, energy of orbitals in multi-electron species is decided by n plus l and in single electron species it is decided by only n.
तो बोरबरी रूल कहता है अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एनर्जी ऑर्डर लिख रहे हो तो n+l से लिखोगे, और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन में लिख रहे हो तो n से लिखोगे। तो अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लिख रहा हूं, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मैं लिखूंगा 1s is less than 2s is less than 2p is less than 3s is less than 3p is less than 4s is less than 3d is less than 4p। ऐसे करके हम पूरा सीक्वेंस फिल करते हैं। लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लिखूंगा, सो 1s is less than 2s, यहां तक सही है। 2s और 2p बराबर होंगे, लेस देन 3s 3p 3d, लेस देन 4s 4p 4d। तो जितना केयरलेस स्टूडेंट है वो यही गलती करता है, क्योंकि वो इतना फास्ट एक्सप्रेस पे सवार रहता है, वो पढ़ता ही नहीं हाइड्रोजन पूछा या एनर्जी पूछा, खाली उसके दिमाग में प्री अजम्पशन रहती है एनर्जी ऑर्डर इज करेक्ट, उसने पढ़ा ही नहीं, हाइड्रोजन तो नहीं लिखा। अगर पेपर में लिख दिया हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज तो मत लगाइएगा n+l, सिर्फ n लगाइएगा, राइट। तो अगर मैंने हीलियम 1 पॉजिटिव या हाइड्रोजन पूछ लिया तो 2s और 2p की एनर्जी अलग नहीं होगी, सेम होगी। अगर मैंने कुछ नहीं पूछा है तो 2s is less than 2p, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज एक ही है, मतलब हाइड्रोजन तो अकेला ही है सिंगल इलेक्ट्रॉन, बाकी तो हाइपोथेटिकल है। तो जितने नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंट हैं सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन ही पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इन हीलियम 1 पॉजिटिव, तो मैंने पूछा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए। Hunt's rule explains filling of electrons in degenerate orbitals. According to it, electron pairing in equal energy orbitals cannot take place until each orbital is singly filled with parallel spin. Singly filled with parallel spin. तो हंट्स रूल कहां लगाना है? जब आपने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को फिल करना है, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करना है। जब तक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है हंट्स रूल की जरूरत नहीं है, राइट। जल्दबाजी में क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं पी ब्लॉक के लास्ट वाले एलिमेंट्स या डी ब्लॉक, उसमें एस और पी, एस और डी हमें एक जैसे दिखाई दे रहे होते हैं,
हम फटाफट सब में अनपेयर करते थे। तो अनपेयर ऑर्बिटल्स कौन सी रखनी है जो डीजेनरेट है। हंट्स रूल वास्ट है, पूरी केमिस्ट्री में लगता है, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो। आप जब भी एटम की बात करोगे, जब भी मॉलिक्यूल की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग की बात करोगे, अगर एनर्जी बराबर है तो हंट्स रूल लगाना है। हंट्स रूल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लिखिए आगे। According to Pauli's exclusion principle, according to Pauli's exclusion principle, no two electrons in an atom can have identical set of four quantum numbers so an orbital can have maximum 2 electrons. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो है जिसने 2 का नंबर दिया। मैं कल की क्लास में बार बार कह रहा था, p सबशेल बोला है तो 6 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल बोला है तो 2 इलेक्ट्रॉन, d सबशेल बोला है तो 10 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल बोला है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिस रूल ने हमें यह बताया कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उस रूल का नाम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ऑफबो प्रिंसिपल एनर्जी डिसाइड करता है, हंट्स रूल इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग डिसाइड करता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करता है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इट, राइट। तो हमारे पास ऑफबो, पॉली और हंट्स इस तरह से यूज किए जाते हैं। इसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, वो आप सबको इस स्टेज तक आती होती है, उसे मेरे समझाने कुछ नहीं है। एक लाइन और समझाऊंगा, लिखिएगा। ऑफबो प्रिंसिपल is responsible for arrangement of electrons in modern periodic table. Each period starts with S subshell of the next shell. Next नहीं लिखे। Each period start with S subshell of respective shell. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसने बनाया उसे बोहर मॉडल ऑफबो प्रिंसिपल कहते हैं। कैसे बनाया इसने? सबसे पहले 1s फिल होता है, सबको पता है।
फिर 2s और 2p फिल होता है, फिर 3s और 3p फिल होता है, फिर 4s 3d 4p फिल होता है, फिर 5s 4d 5p फिल होता है, फिर 6s 4f 5d 6p फिल होता है, और फाइनली 7s 5f 6d 7p फिल होता है। ये जो ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, ये एनर्जी का ऑर्डर है, राइट? ऐसे ही एनर्जी वेरी करती है। ऑफबो कहते हैं जितने इलेक्ट्रॉन 1s की वजह से फिल हो रहे हैं वो फर्स्ट पीरियड है। आपके पास 2s से स्टार्ट होगा वो सेकेंड पीरियड है, जो 3s से स्टार्ट होगा वो थर्ड पीरियड है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट क्यों है? आंसर है 3d कैन नॉट बी फिल्ड बिफोर 4s अकॉर्डिंग टू ऑफबो, और 4s का मतलब है फोर्थ पीरियड। तो ये मेरे पास 3d फोर्थ पीरियड में आता है। आपके पास 5s 5p 5d फिफ्थ पीरियड में आता है। आपके पास 6s 4f सिक्स्थ पीरियड है, और ये सेवंथ पीरियड है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ऐसे पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए कोई निमोनिक्स नहीं चाहिए, अपने आप ही सब अनफोल्ड हो जाएगा, राइट? अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें लगता है पौड़ियां सी क्यों बनी है, राइट? हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हैं हम कहते हैं और कोई डिजाइन नहीं मिला था साइंटिस्ट को, इतना भद्दा सा डिजाइन बनाया, कहीं से उठा दिया कहीं से गिरा दिया, फिर यहां से कुछ नहीं मिला तो नीचे निकाल दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि फर्स्ट शेल में एस था वो सिर्फ यहीं तक रह गया, सेकेंड शेल में एस और पी आया तो सेकेंड शेल और थर्ड शेल में एस और पी आ गया, फिर मेरे पास डी जो आया एस और पी के बीच में आ गया। मैं क्या करूं? मुझे बीच में ही बनाना पड़ेगा, तो मैंने ये एस बनाया, ये पी बनाया, ये बीच में डी बनाया, राइट? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कंस्ट्रक्शन जिसने की उसे ऑफबो प्रिंसिपल कहते हैं, राइट? तो जैसे जैसे एनर्जी का सीक्वेंस आता गया वैसे वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता गया। अब आपसे पूछा जाता है पीरियोडिक चैप्टर में कि एफ सबशेल या एफ ब्लॉक एलिमेंट पहली बार कौन से पीरियड में आते हैं? ये एफ है सिक्स्थ पीरियड में आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 4f विल बी फिल्ड आफ्टर 6s एंड 6s मींस सिक्स्थ पीरियड। जिस पीरियड की बात करोगे उसके एस से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पीरियड 1 है, सेकेंड पीरियड 2s, थर्ड पीरियड 3s, फोर्थ पीरियड 4s, लाइकवाइज एंटायर पीरियोडिक टेबल विल बी फॉर्म। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोर्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं, क्योंकि ऑफबो प्रिंसिपल बोर-बरी रूल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कंस्ट्रक्शन जिसने की उसका नाम बोहर है, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस स्ट्रक्चर में तैयार किया। नोट कीजिए, ये रेड वाला ड्रॉ नहीं करना है, तो आपको समझाने के लिए था, आपके काम की चीज साइड वाली लेफ्ट वाली। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? सर पहली बार ऑर्बिटल 6 पीरियड में आएगा? हाँ जी बेटा, सिक्स्थ पीरियड में आएगा। इसीलिए आपके पास 6 के बाद ही ऐसे एरो मारते हैं ना, पीरियोडिक टेबल की कहीं भी फोटो देखोगे वो उसके बाद एरो लगाएंगे और नीचे ले आएंगे, क्योंकि सिक्स्थ पीरियड से पहली बार एफ आएगा, सेवंथ पीरियड में 5f और सिक्स्थ पीरियड में 4f।
कोशिश कीजिएगा कि मेरा जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि वो आप ही के हाथ में है। मैं चाहता हूँ आप रीजनिंग से, दिल से समझ कर पढ़े, सिर्फ रटे नहीं। और अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो उसको कंफ्यूजन का टैग देके छोड़ नहीं दे, वो मजबूरी हो सकती है साइंस की, राइट, वो लिमिटेशन हो सकती है। बहुत सारे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मजा मैथ्स में आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम आता है, और केमिस्ट्री में सबसे कम आता है। उसकी वजह क्या है? मैथ्स हमने बनाया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने बनाई है, लेकिन नेचुरल फिनोमेना को देखकर बनाई है। मैथ्स नेचुरल फिनोमेना को रीजन देने के लिए एक अलग तरीके से तैयार किया, और उसके बेसिस पे हमने मशीन बनाई। तो हमारे पास हर चीज का रीजन है। हम मैथ्स में बता सकते हैं ये हमने लगाया, ये हो गया। फिजिक्स में हम कहते हमने मशीन के नेचुरल लॉ को समझा, मैथ से समझा और मशीन क्रिएट कर दी। अब मशीन भी हमने क्रिएट की है, कंप्रेसर हमने बनाया, एसी पहले थोड़ी बनाते, लाइट हमने बनाई है, पहले थोड़ी बनाती। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे, हमने पढ़ाई है, बनाई है तार, तो हम बता सकते हैं हमने किस सोच से बनाई है, पर एटम मैंने नहीं बनाया ना, राइट। हाउ आई कैन से कि एटम ऐसा ही बिहेव करेगा? नहीं कर सकता, वो उसकी मर्जी का मालिक है, मैं तो उसके रीजन की तरफ जा रहा हूं। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, राइट। बट आउट ऑफ इमेच्योरिटी स्टूडेंट को लगता है यार इसमें रीजन नहीं मिल रहे हैं, इसमें तो मेरे को रटना पड़ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, राइट। यही चीज आगे चल के सबसे ज्यादा वास्ट बायो में, क्योंकि बायो में तो अभी भी हम बहुत कुछ नहीं बना पा रहे, केमिस्ट्री में तो फिर भी हमने बहुत कुछ बना दिया, राइट। बायो में तो अभी भी हम पढ़ ही रहे हैं, इसलिए बायो में सारी क्रैमिंग दिखाई देती है, राइट। अब हम खुद ही देखें डे टू डे लाइफ में, यार हम अपनी क्लास में बात करें, राइट नाउ वी आर सिटिंग 1 2 3 4 5 6 पीपल, वी ऑल 6 आर डिफरेंट इन अपीयरेंस, तभी आइडेंटिफाई होता है। वी आर डिफरेंट हेयर टेक्सचर, वी आर डिफरेंट स्किन टेक्सचर, वी आर डिफरेंट आईब्रो टेक्सचर, वी आर डिफरेंट नोज टेक्सचर। अब बायो वाले सारे पढ़ना, वी 6 आर डिफरेंट वैरायटी फॉर देम, isn't it? So this is what is happening in the world, right? So try to give reason and fill with happiness when you are studying. Don't give tag. I just want to say one thing. ये सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ना है, मुझे आना चाहिए, बस इतनी कहानी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार हम टिप्पणी करने बैठ जाएं, इस सब्जेक्ट में ये है इसलिए पसंद नहीं आ रहा, इस सब्जेक्ट में ये है इसलिए पसंद नहीं आ रहा। हमें सब पसंद करना है, क्योंकि हमने पेपर देना है। पसंद करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, नहीं पसंद करेंगे तो रोते रह जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? So this is what I want to explain you, how we had created modern periodic table, right? The modern periodic table is not an architectural design, it is the energy design created by वो created by Bohr and Bari, right? क्वेश्चन लिखिए। अब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बहुत कुछ पता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सीधा। लिखिए, which rule of electron filling, which rules of electron filling are violated by following configurations, by following configurations, right? हमें पिक्चर को देखकर, ऑर्बिटल अरेंजमेंट को देखकर बताना है कि कौन सा रूल इलेक्ट्रॉन फिलिंग का वायलेट हुआ है। हैंड रेज मत कीजिए, पहले चैट पे लिख दीजिए, राइट। यहां वाले नोटबुक पे साथ साथ लिख दे, मैं आके चेक कर लूंगा। ऑनलाइन वाले सिर्फ अल्फाबेटिकल लिख दें। एक सपोज फर्स्ट रूल पॉली ने वायलेट किया तो 1/p,
दीपांशी, मेरी क्लास से पहले बायो क्लास होती है आप लोगों की? ओके, हाँ जी, अब हैंड रेज कीजिए, कौन बता सकता है कौन कौन सा रूल वायलेटेड है? फर्स्ट इज वायलेशन ऑफ, दीपांशी किसका लिखा है, फर्स्ट का सेकंड का? सर फर्स्ट का mention फर्स्ट का ऑफ बो प्रिंसिपल है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल फिल किए बिना मैं नेक्स्ट में गया हूं। ऑफ बो प्रिंसिपल की वायलेशन है क्योंकि मैंने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल नहीं किया और हायर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल कर दिया। राइट, ऑनलाइन वाला और कौन बताना चाहेगा? हिमांशी, आप बताना चाहेंगे? कुशा, सेकंड वन? कुशा, सेकंड वन? राइट, सेकंड वन इज, अच्छा ऑफ वन है, नो नो इट्स नॉट ऑफ वो, इट्स हंट्स रूल। सेकंड इज हंट्स रूल, क्योंकि मैंने अंदर वाली ऑर्बिटल को फुली फिल्ड किया, मैं बाहर वाली ऑर्बिटल की तरफ गया। ये तीनों बॉक्सेस एक लेवल पर बनाए हैं तो तीनों का सेम लेवल है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कैन बी पेयर्ड अप ओनली आफ्टर फिलिंग ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। क्लियर? गरिमा, थर्ड में पॉली प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम कर दिया। एक ऑर्बिटल में दो स्पिन अपोजिट होने चाहिए, दैट इज हंट्स रूल। ये बिल्कुल सही है क्योंकि तीनों सिंगली फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। राइट, पहले में ऑफ की वायलेशन है क्योंकि अंदर पेयरिंग किए बिना मैं बाहर चला गया। सेकेंड ऑफ की वायलेशन, हंट्स की वायलेशन है क्योंकि मैंने लास्ट वाले को इलेक्ट्रॉन दिए बिना पेयरिंग करवा दी। थर्ड वाली पॉली की वायलेशन है क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे फिल कर दिए और पैरेलल स्पिन कर दिए। दीक्षांत फोर्थ है, तीनों ये जिद्दी है ना, किसी की बात नहीं मानता। वेरी गुड, इट इज अ वायलेशन ऑफ ऑफबो, हंट्स एंड पॉली। ऑफबो की वायलेशन क्यों है? क्योंकि अंदर पेयरिंग किए बिना मैं बाहर चला गया। हंट्स की वायलेशन क्यों है? एक खाली और पेयरिंग हो गई। पॉली की वायलेशन क्यों है? जिसमें पेयरिंग कराई उसका स्पिन अपोजिट नहीं किया। राइट, संसिता फिफ्थ, हंट्स रूल किस बेसिस पे? हमने सेम स्पिन नहीं रखा। अगर कोई रीजन देने को कहे तो रीजन है सेम स्पिन नहीं रखा। हंट्स रूल कहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैन नॉट टेक्स प्लेस बिफोर ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। अगर मैं इनका स्पिन पैरेलल कर देता तो ये हंट्स की को फॉलो करते। प्रियांशु सिक्स्थ, वेरी गुड, नो वायलेशन। अच्छा बच्चा, कोई रूल नहीं तोड़ता है ना। सो हियर वी हैव नो वायलेशन। हमने एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दिया लेकिन पैरेलल है, हमें तीनों का पैरेलल स्पिन चाहिए, इसलिए कोई वायलेशन नहीं है। राइट, क्लियर? हाँ जी, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन जो लास्ट बताना चाहे? शगुन, वर्षा? हाँ जी हिमांशी बोलो। Sir, Hunt's rule. हंट्स रूल एज वेल एज पॉली, है ना। हंट्स रूल बिल्कुल सही पहचाना बेटे, लेकिन पॉली भी है क्योंकि यहां पर हमने पैरेलल स्पिन कर दिया। आई होप नाउ यू गेट द आइडिया। लिखिए अगला क्वेश्चन। Which of the following is the correct set of quantum numbers for
लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो आप लिख लीजिए अपने आप कॉन्फ़िगरेशन, मैं इतने ऑप्शंस बनाता हूं। एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकती हैं। क्लास में हाँ जी, विच सेट इज पॉसिबल? बी क्यों नहीं? वेरी गुड, सो आंसर इज ए, क्योंकि 2p में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इसमें क्या है, +1 या -1 जीरो मैटर नहीं करता। लास्ट इलेक्ट्रॉन +1 में भी हो सकता है, -1 में भी हो सकता है, 0 में भी हो सकता है। क्लियर हो गया? लिखिए क्वेश्चन। If set of quantum numbers, if set of quantum numbers for fifth electron in carbon atom is 2, 1, -1 and +1, then which of the following are possible for sixth electron? कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 5वें इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया हुआ है, आपको 6th इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर फाइंड करना है। बताइए।
सभी कर लें एक बार। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन में क्या करना है? पता नहीं, देख लेते हैं। मैं पहले ही बोल दूंगा तो फिर बाकी काम करेंगे नहीं। सही है गलत है मुझे कहते, कंफर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड, है ना? टाइम पर प्रिंट आउट मैं पहले देता हूँ, नहीं तो पीडीएफ ही भेजता। हाँ जी, करीबन समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया? नहीं आया। ओके बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास कार्बन एक एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, करेक्ट? यहां पर आपके पास इस पर्टिकुलर में 5th और 6th आना है। दीपांशी अपना रीजन बता पाएंगी? आपने आंसर जो दिया है ठीक है, पर रीजन चाहिए मुझे। नहीं, पर यहां पर ये भी तो है 2 1 -1, इसमें नहीं आ सकता? ये पहले वाला आ जाए। चलिए देखते हैं। ये 5th और 6th इलेक्ट्रॉन की यहां डिस्कशन हो रही है, करेक्ट? अब मैं 5th और 6th इलेक्ट्रॉन की डिस्कशन कर रहा हूं, तो मेरे पास 5th इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे बताया गया है, अगर मैं इसको -1, इसको 0, इसको +1 एज्यूम कर लूं, तो मेरे पास इसने कहा 5th इलेक्ट्रॉन यहां पर +½ के साथ प्रेजेंट है, करेक्ट? अब यहां पर जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो +1 में है और -½ में है। यहां जो 6th इलेक्ट्रॉन है 2 1 -1 और -½ के साथ है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 में +½ के साथ है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगले में +½ के साथ है। Now which configuration is appealing you is correct? The C1. फर्स्ट वाले में क्या वायलेशन है? आपने इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिटल में फिल किया है, सही है, लेकिन अपोजिट स्पिन। सेकेंड वाले में क्या है? आपने पेयरिंग करवा दी बिफोर फिलिंग ऑफ ईच ऑर्बिटल। तो सी वाले में सभी रूल फॉलो हो रहे हैं। डी वाली कॉन्फ़िगरेशन में मान सकता था सही है अगर वो कहता एक्साइटेड स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6th इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, तो मैं डी के साथ जाऊंगा। यही क्वेश्चन है, बस एक वर्ड ऊपर ऐड कर दिया, विच आर द फॉलोइंग इज सेट, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 6th इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में डी हो गया। हाँ जी, क्या करो? टी में मैंने 0 में डाला, या डी में ये 5th इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो 5th इलेक्ट्रॉन है ना जो ऊपर से आ रहा था, ये 0 में गया ना, सही। तो करेक्ट होता, अगर ए ऑप्शन में +½ होता तो करेक्ट होता, -½ है इसलिए इनकरेक्ट है।
हाँ जी, एनी कंफ्यूजन? समझ में आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have n plus l equals to 5? बस इतना है क्वेश्चन है। किसी भी एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं जिसमें n प्लस l की वैल्यू 5 आएगी? करिए। बेटा कल का शेड्यूल सबको याद है ना? 9:30 to 10 ऑनलाइन आपकी असाइनमेंट की डिस्कशन होगी, जो आपको असाइनमेंट आज दी गई है, राइट? 10 o'clock आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे। थर्सडे आपके रिकवरी डे है कि आपने जितना पेंडिंग है आपने एक बुक करनी है, उसको करके आना है, एंड नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे। हाँ जी, कौन सर? आपकी मर्जी, और मैं क्लास के बाद बात कर लेता हूँ, ठीक है? कैसे? तेरा क्या है? 6। कैसे निकाला आपने? 9। 6p में n प्लस l 5 कैसे हुआ? आपको समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया? कोई बात नहीं, दीक्षांत थोड़ा बहुत आया, कोई बात नहीं। चलिए, देखो एक ही रूल मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। अभी तक मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाया हूं 2-3 बच्चों को लेकर। ये ऑनलाइन वाले तो सारे फोटो भी नहीं दिखाते, पार्टिसिपेट भी नहीं करते, बस 2 बच्चियां रह गई, एक दीपांशी, एक हिमांशी। ईशा चैट में कर लेती है, कुशा पूछने पे कर लेती है, बाकियों का तो पता ही नहीं चलता बैठे हैं नहीं बैठे हैं। आप जितना पूछेंगे उतने आसान हो जाएंगे। साइंसेस डज नॉट नीड एनी लैंग्वेज। आप लोकल कल्ट लैंग्वेज में पूछिए जिसमें आपको दिल करता है, राइट? आप केमिस्ट्री से दोस्ती कीजिए, दोस्त से जैसे पूछते हुए केमिस्ट्री से पूछिए, हाँ भाई तेरे अंदर क्या है, राइट? हमने कहा n प्लस एल वैल्यू इक्वल्स टू 5 करनी है। n कैन हैव एनी वैल्यूज, n can have any values 1 to infinity. L can have any value 0 to n minus 1. This is true. तो मैंने L की वैल्यू को 0 डाल दिया क्योंकि मेरे पास लिमिट है, तो इसको 5 बनाने के लिए मैंने इसको 5 बना दिया। अब मैंने इसकी एक वैल्यू बढ़ाई, इसकी एक कम कर दी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रखना है। इसकी एक वैल्यू बढ़ाई, इसकी एक कम कर दी, इसको कांस्टेंट रखना है। इसकी एक वैल्यू बढ़ाई, इसकी एक कम कर दी, इसको कांस्टेंट रखना है। जैसे मैं यहां पर आया मुझे लगा ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि L की वैल्यू n से बड़ी हो गई। इसका मतलब है ये 3 ही पॉसिबल अरेंजमेंट थे। अब पहला अरेंजमेंट है 5s, दूसरा अरेंजमेंट है 4p, तीसरा अरेंजमेंट है 3d। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। p में कितने आते हैं? 6। d में कितने आते हैं? 10। So total we have 18 electrons. तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को सेट करना है। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, n प्लस l सो एंड सो। क्लियर हो गया? चलिए बाकी आगे करते हैं।